इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, बर्न लाइक अ सन। भारत के मिसाइल मैन, 11th प्रेसिडेंट एंड ग्रेट टीचर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बचपन से एक ही सपना था, पायलट बनना, जिसके लिए उन्होंने एयरोस्पेस कॉलेज में एडमिशन लिया, डिग्री कंप्लीट की, पायलट बनने के लिए एग्जाम भी दिया। 25 कैंडिडेट में से 8 लोगों का सिलेक्शन हुआ। कलाम साहब का रैंक था 9। हताश कलाम साहब जीवन खत्म करने के लिए गंगा घाट पहुंचे। वहाँ एक साधु ने दुखी कलाम साहब को देखकर पूछा, बेटा परेशान क्यों हो? कलाम साहब ने पूरी कहानी बताई। कहाँ वापस जाने के लिए पैसे तक नहीं बचे। साधु ने बोला, बेटा भगवान ने तुम्हारा सिलेक्शन नहीं किया क्योंकि तुम इससे भी बड़ा कार्य करने वाले हो। घर जाओ, टिकट के पैसे मैं देता हूँ। उसके बाद कलाम साहब ने डीआरडीओ और इसरो ज्वाइन किया। सपना था भारत का खुद का मिसाइल बनाना। साइकिल बैलगाड़ी पे लाद के मिसाइल के पार्ट लॉन्च स्टेशन तक लेके जाते थे। वही इसरो आज 104 सैटेलाइट एक साथ छोड़कर नए रिकॉर्ड बना रहा है। कलाम साहब की पूरी जिंदगी भारत राष्ट्र के लिए खर्च हो गई। कलाम साहब भारत के राष्ट्रपति थे। सऊदी अरेबिया के प्रेसिडेंट ने उनको हज यात्रा का न्योता दिया। कलाम साहब का उत्तर सुनकर वो दंग रह गए। कलाम साहब ने बोला, हज में जरूर आऊंगा, लेकिन राष्ट्रपति पद से उतरकर खुद के पैसे से आऊंगा। जय जवान जय किसान का नारा आपने कई बार लगाया होगा। इस नारे को पहली बार लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ जो जंग जीती थी उसमें लगाया गया था। पंडित नेहरू जी के देहांत के बाद 1964 में शास्त्री जी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। ब्रिटिशों ने भारत को कंगाल बना के छोड़ा था। गरीबी, भूखमरी, पाकिस्तान का उपद्रव, ऐसी अनगिनत समस्याओं से भिड़ना मुश्किल काम था। इतने बड़े देश को सही राह पर ले जाना कठिनाई भरा सफर था, जो शास्त्री जी ने सफलतापूर्वक तय किया। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग के शास्त्री जी जीते जागते उदाहरण थे। आज के तारीख में जहाँ साधारण से पॉलिटिशियन करोड़ों रुपए के धनी बन जाते हैं, वहाँ भारत के प्रधानमंत्री रहे शास्त्री जी का देहांत हुआ तब उनके अकाउंट में सिर्फ 13 रुपए थे। भारत को शास्त्री जी जैसे निस्वार्थ और सच्चे देशभक्त पॉलिटिशियन मिले। इसके बदौलत भारत आज एक ताकतवर राष्ट्र के रूप में उभरा है, वरना पड़ोसी देश पाकिस्तान की क्या हालत है हम सभी जानते हैं। शास्त्री जी जैसे वीर सपूतों को भारत करता है नमन। एवेंजर्स मूवी में आयरन मैन को आपने लड़ते देखा होगा, पर क्या आपको पता है द रियल लाइफ इंडियन आयरन मैन के बारे में? जी हाँ भाई साहब, बात हो रही है लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में। भारत को 1947 में ब्रिटिशों से आजादी तो मिल गई, पर भारत 560 से ज्यादा संस्थानों में विभाजित था। अंग्रेजों ने 560 संस्थानों के राजाओं को आजादी दी थी। आप भारत में विलीन हो सकते हैं, पाकिस्तान में जा सकते हैं या खुद का राज्य खुद चला सकते हैं। सैकड़ों सालों से राजगद्दी पर बैठे राजाओं को भारत का पार्ट बनाना, उनको सर्वसाधारण नागरिक के रूप में जीना होगा। इस बात के लिए कन्विंस करना कितना चुनौतीपूर्ण काम रहा होगा, जरा सोच के देखिए। यह असंभव काम, भारत को यूनाइट रखने का, जोड़े रखने का काम इस महापुरुष ने किया। खुद पंतप्रधान बनने की महत्वाकांक्षा बाजू में रखकर भारत को एक संग रखने में सरदार पटेल जी का सबसे बड़ा योगदान रहा है। सरदार पटेल ना होते तो आज राजस्थान, गुजरात और उत्तर भारत में जाने के लिए भारतीयों को वीजा लेना पड़ता। इस 15 डेज 15 स्टोरीज को अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इतना तो आप कर ही सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अशफाक उल्लाह खान रामप्रसाद बिस्मिल द्वारा चलाए जाने वाले क्रांतिकारी संगठन मातृवेदी का सदस्य बनना चाहते थे। एक मुस्लिम युवक को शामिल किया जाए या नहीं वो सोच रहे थे। दोनों ही उर्दू शायरी को पसंद करते थे। अशफाक ने कहा, कौन जाने तमन्ना इश्क की मंजिल में है, जो तमन्ना दिल से निकली फिर जो देखा दिल में है। रामप्रसाद बिस्मिल ने जवाब दिया, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और यह 2 लाइनें आजादी के मत वालों की प्रेरणा बन गई। अशफाक, रामप्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों ने मिलकर काकोरी कांड को अंजाम दिया। ब्रिटिशों की ट्रेन लूटी, उनका खजीना लूटा। उन्होंने किए काकोरी कांड की सजा सिर्फ फांसी है, ये क्रांतिकारी अच्छे से जानते थे। पर अंग्रेजों पर जबरदस्त वार कर भारत के नसों में वो क्रांति का हुंकार भरना चाहते थे। और जी हाँ, 100% कामयाब भी रहे। अशफाक उल्लाह को ब्रिटिशों द्वारा फांसी पे चढ़ाया गया। 1998 में भारत को हिमालय जैसा अटल व्यक्तित्व प्रधानमंत्री के रूप में मिला। अटल जी ने पश्चिमी देशों के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया और एटम बम का सफल परीक्षण किया। भारत दुनिया का 5वां अण्वस्त्रधारी देश बन गया। भारत की ताकत का अटल जी ने दुनिया को परिचय करवाया। 1999 में पाकिस्तान के फौज ने भारत के करगिल और द्रास सेक्टर पे कब्जा किया था। प्रधानमंत्री अटल जी ने भारतीय सेना को पूरी छूट दी पाकिस्तान को सबक सिखाने की, और भारतीय सेना ने वही किया जिसमें सेना एक्सपर्ट है। कारगिल में पाकिस्तान को 1947, 65 और 71 के बाद चौथी बार फिर से हार का सामना करना पड़ा। वाजपेयी जी एक राष्ट्रभक्त थे, कवि थे, लेखक थे, अच्छे वक्ता थे। उन्होंने सारी जिंदगी देश के लिए खर्च कर दी। उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए।
अगर श्याम बहादुर ना होते तो भारत पाकिस्तान के खिलाफ हुई 1965 और 1971 की लड़ाई हार जाता। जी हाँ दोस्तों, इतनी काबिलियत इस फील्ड मार्शल श्याम बहादुर में थी। 1975 में पूरी तैयारी के साथ पाकिस्तान युद्ध में उतरा। पाकिस्तान की आर्मी जमीन के रास्ते, दूसरी तरफ समंदर के रास्ते अमेरिका और यूरोपियन सबमरीन्स ने भारत को चारों तरफ से घेर लिया था। संकट बड़ा गहरा था, पर इंदिरा गांधी जी के पास इसका तोड़ था। समंदर में रशिया और जमीन पर श्याम बहादुर मानेकशॉ। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं इस फौजी का कैलिबर, पर्सनालिटी कितनी स्ट्रांग रही होगी। श्याम बहादुर और पाकिस्तान के चीफ याया खान का एक किस्सा फेमस है। दोनों दोस्त थे। पाकिस्तान जाते वक्त याया खान ने श्याम बहादुर से मोटरसाइकिल 1000 रुपए में उधार ली थी। कहा था पाकिस्तान में जाकर पैसे वापस लौटा दूंगा। बाद में वो पैसा लौटाना भूल गए। 1971 में भारत ने जब पाकिस्तान को हराया और बांग्लादेश और आज का पाकिस्तान ऐसे दो टुकड़े हुए, तब श्याम बहादुर ने कहा, एक बाइक के बदले मैंने याया खान से आधा पाकिस्तान ले लिया। भारत आजाद हुआ मगर ब्रिटिशों ने भारत को कंगाल बना के छोड़ा था। 1947 में भारत में लोगों का आयुर्मान था सिर्फ 31 साल और पर कैपिटा इनकम यानी एक साल की कमाई थी सिर्फ 240 रुपए। लिटरेसी रेट था सिर्फ 12%। 40 करोड़ गरीब भारतीयों को नए भारत का निर्माण करना था। भारत को सही राह दिखाने की जिम्मेदारी संभाली भारत के पहले गवर्नर सी.डी. देशमुख ने। देशमुख साहब का जन्म महाराष्ट्र राज्य के कुलाबा में हुआ था। भारत की 5 इयर्स कमीशन प्लानिंग और 1970 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा। गवर्नर पद छोड़ने के बाद उन्होंने अर्थ मंत्री के रूप में 1950 से लेकर 1956 तक भारत की सेवा की। लोग सी.डी. देशमुख को एक सच्चे देशभक्त के रूप में जानते हैं, जिन्होंने अपने जीवन काल में ना कभी छुट्टी ली, ना कभी थके, ना कभी हारे। मरते दम तक देश के लिए वह काम करते रहे। ऐसे वीर सपूतों को देश करता है नमन। इस 15 डेज 15 स्टोरीज को अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इतना तो आप कर ही सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।